जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं, जिसमें से अधिकतर भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी। व्यापम के द्वारा जब भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग अर्थात गणित एवं रीजनिंग से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 1/3 वेटेज के साथ गणित एवं रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब भी किसी मंडल या आयोग के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है तो प्रश्नों के पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, वही पैटर्न के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप हल करके ज़रूर देखें। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा ली गई विगत सारी परीक्षाओं के गणित एवं रीजनिंग के संपूर्ण प्रश्न के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्न के हल आपके लिए बहुत ही आसान रहे, आपके लिए बहुत सिंपल रहे और बहुत जल्दी से बने। मैं उन प्रश्नों को भी आपको बताऊंगा जिसके हल 5 से 10 सेकंड में निकाले जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों को भी बताऊंगा जिसके हल 1 से 2 पेज के भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि गणित एवं रीजनिंग की पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की अप्रोच सिखाई जाएगी। एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ आपको गणित सिखाया जाएगा। सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे द्वारा ही लिए गए हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जो कंप्लीट सिलेबस के साथ होंगे। गणित है, डाउट आना स्वाभाविक है, तो यदि आपको डाउट आता है तो हमारे तरफ से आपको खुली छूट है कि आपको कोर्स के किसी प्रश्न में डाउट, किसी बुक के किसी प्रश्न में डाउट या किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न में डाउट है तो उसके लिए हम लाइव डाउट क्लियरिंग इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप रियल टाइम में हमसे डाउट पूछते हैं। जो भी डाउट आप पूछेंगे हम आपको उसे समझाएंगे। इसके साथ ही वीडियो लेक्चर्स को देखने की कोई सीमा नहीं है, इसका एक्सेस बिल्कुल अनलिमिटेड है। इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की होगी और फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। साथ ही इस कोर्स के अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध होगा। तो सकार एकेडमी के गणित एवं रीजनिंग के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, और जल्द से जल्द अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। बहुत आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और आपका सिंप्लीफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन सरल करना होता है, चीज़ों को आप सरल करके आंसर लेके आते हैं, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने में आप बहुत हड़बड़ी दिखाएंगे, आपने गौर किया होगा मैंने इसको सॉल्व करते समय कोई हड़बड़ी नहीं की, क्योंकि आप अगर सिंप्लीफिकेशन में हड़बड़ी दिखाएंगे ना तो आपका आंसर गलत आएगा और बदकिस्मती से वो ऑप्शन में भी मिलेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के सारे जो आंसर होते हैं एक ही सही होता है और 3 जनरली वो आंसर होते हैं जो मैक्सिमम गलत आते हैं। ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए बारीकी से सॉल्व करना है। दूसरा, आपको ए का मान निकालना है और ए बराबर आपको दे दिया है 25 की घात -3 बटे 5 की घात -6 गुणित 5 की घात 2 बटे 0.5 की घात 2। इसमें ए का मान आपको निकालना है। बहुत आसान है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके सीधा बता रहा हूँ। देखिए, 25 की घात -3 है तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 2 पूरे की घात -3 लिख सकता हूँ मैं। अब घात 2 है और घात की घात -3 है, और घात की घात क्या होता है, गुणा होता है। x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n क्या होगा, गुणा होगा। यदि आपको ये नहीं पता, बेसिक से जानना है, तो मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात -6 2 तिया 6 बटे 5 की घात -6 गुणित ये हो जाएगा 5 की घात 2 और नीचे भी आ जाएगा 5 की घात 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 0.5 है। इसको थोड़ा और मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। 0.5 यानी 5/10 पूरे की घात क्या है 2। ठीक है,
अब देखो ये तो पूरा कट गया, 1 हो गया, ये 5 की घात 2 और ये 5 की घात 2 भी कट जाएगा। ये आगे जाके कुछ ऐसा दिखेगा, 5 की घात 2 बटे 5 की घात 2 गुणे 10 की घात 2। ये 10 की घात 2 ऊपर आ जाएगा, 5 की घात 2 नीचे रहेगा, ये कट गया। फाइनल आंसर आपका कितना आया? 10 की घात 2। अगर इसमें आप गलती करेंगे तो ऑप्शन 10 की घात -2 भी है। 1 की घात 2, 1 की घात -2, 0.1 ऐसा भी आपको दिया हुआ है, तो वो गलत हो जाएगा। 10 की घात 2 ये सही आंसर है, ये है ऑप्शन नंबर डी, 10 की घात 2 बनेगा। ठीक, 10 की घात 2 इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। उस कक्षा के कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु क्या है? अब देखिए, इसको मैं आपको लॉजिकली सॉल्व करके भी बताता हूं, ओरली इसका आंसर कैसे आएगा, और दूसरा तरीका ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव इसका आंसर कैसे आता है। देखिए बहुत आसान है। कक्षा में 35 विद्यार्थी थे जिनकी औसत आयु क्या थी? 17 साल थी। अब उसमें शिक्षक को मिला ले रहे हैं तो औसत आयु 18 साल हो रही, यानी 1 साल बढ़ जा रही है। तो पहले कितने थे भाई? 35 थे और सबकी औसत आयु 17 साल थी। एक शिक्षक के आने से सबकी औसत आयु 1 साल बढ़ जा रही है। अब लोग कितने हो गए हैं? कुल 18। लोग कितने हो गए हैं? पहले 35 थे और अब लोग कितने हो गए हैं? 36। और औसत सबका कितना हो जा रहा है? 18। पहले 17 था और अब 18 हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 35 में 18 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा 53। सबसे सिंपल तरीका, ओरल तरीका। क्या? 35 छात्र थे कुल जिनकी औसत आयु थी 17, ठीक है। अब उसका कोई काम नहीं। एक शिक्षक शामिल हो जा रहा है जिससे सबकी औसत आयु हो जा रही है 18। तो शिक्षक की आयु क्या है? स्वाभाविक है शिक्षक की आयु 17 साल से ज्यादा होगी। स्वाभाविक है शिक्षक की आयु क्या होगी? 17 साल से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? जितनी वो सबकी बढ़ा रहा है। कितनी ज्यादा होगी? जितनी वो सबकी बढ़ा रहा है। सबकी औसत आयु पहले 17 थी और अब कितनी हो जा रही है? 18। यानी सबकी औसत में वो 18 को बढ़ा दे रहा है। 18 को आप जोड़ दोगे, 35 + 18 कितना हो जाएगा? 53। इतना ही करना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ। पहले 35 विद्यार्थी थे और औसत 17 था, तो इनका कुल निकालने के लिए क्या करोगे? आप गुणा करोगे। 17 पंचे हो जाएगा 85, हासिल गई 8, 17 तिया 51, 51 और 8 59। यानी पहले सभी का टोटल था 595। अब टीचर आ गया तो लोग कितने हो गए? 36। औसत कितना हो गया भैया? 18। अब गुणा करोगे कुल निकालने के लिए, तो 18 छक्के 108 की 8, हासिल गई 10, 18 तिया 54 और 10 64। इसका अंतर निकाल दोगे, वही शिक्षक है। 8 में से 5 गया 3, 14 में से 9 गया आपका 5 और 5 में से 5 गया 0, 53। तो यदि ओरली लॉजिक आपको समझ में आ गया है तो बेस्ट है। क्या है? पहले 35 थे सबके सम, एक नया शामिल हो गया तो औसत आयु कितनी हो जा रही है सबकी? 18। 35 में 18 जोड़ देना, 53 साल आ जाएगा। नहीं तो स्टैंडर्ड तरीका गुणा करके निकालना। चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि एक टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भर जाता है तो टंकी का आधा भाग कितने समय में भरेगा? बहुत आसान है। एक जो टंकी है उसका 4/7 भाग
8 घंटे में भर रहा है, यही प्रश्न में लिखा है, उसी को हम लिख दिए। 4 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि एक टंकी जो है 7 गुणा होगा, कितने घंटे में भरेगी? 14 घंटे में, अर्थात आधी टंकी कितने समय में भरेगी? 7 घंटे में। कुछ नहीं है इस प्रश्न में। अब अगर टाइम एंड वर्क का प्रश्न मैं इसे मानूं तो हाँ, टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन पटवारी में आया था, पर ये टाइम एंड वर्क का मानने लायक प्रश्न नहीं है। ठीक है, सिंपल बेसिक चूंकि जबकि वाला प्रश्न है, बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और ऑप्शन डिपेंडेंट प्रश्न है। ठीक है, कैसे? चलिए देखते हैं। प्रश्न में लिखा है -a इंटू -b प्लस c अपॉन -a -b। ठीक है, मैं इसके लिए ऑप्शन आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन डिपेंडेंट प्रश्न है, उसी हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है पहला a c माइनस b इंटू माइनस सी अपॉन a माइनस बी। ऑप्शन बी दिया है आपको a c माइनस बी इंटू सी अपॉन ए प्लस बी। ऑप्शन सी दिया है आपको ए बी माइनस सी इंटू सी अपॉन ए प्लस बी। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अब यहां ए बी सी है, ऊपर 3 एलिमेंट, नीचे 2 एलिमेंट है बी। यहां भी आपके 3 एलिमेंट ही है, कुछ ए बी सी है, यहां भी आपका ए बी सी है, यहां भी ऊपर भी आपके 3 एलिमेंट है ए बी सी। अच्छा, यहां प्रश्न में एक और है इंटू माइनस सी, प्रश्न में एक और है इंटू माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए ऊपर यहाँ पे 4 एलिमेंट है ए बी सी और यहाँ पे सी, यहाँ भी 4 है ए बी सी, यहाँ पे सी, यहाँ भी 4 है ए बी सी, यहाँ पे सी, यहाँ भी है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। मतलब ये कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन बताया। ये कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा है, केवल साइन चेंज हो रहा है। समझ आ रही बात? केवल प्लस और माइनस का यहाँ पे खेल हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, जबरन गुणा करेंगे, फिर ये ए बी होगा, स्क्वायर आएगा, लंदर फंदर कॉमन निकालेंगे, कोई मतलब नहीं, भटक के रह जाएंगे। प्रश्न को समझना है, पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है प्रश्न। प्रश्न में ये दे दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और ऑप्शन में देखोगे तो सेम एलिमेंट है, नीचे के 2 सब में है, ऊपर के 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3 4, ये सब में। क्लियर? यानी केवल साइन का हेर फेर हो रहा है। अब यदि साइन का हेर फेर किया जाएगा तो ऊपर और नीचे दोनों का किया जाएगा। नीचे से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो वो a प्लस बी होगा, क्योंकि नीचे दोनों माइनस माइनस है, तो या तो ये दोनों माइनस माइनस रहेंगे, या तो अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूंगा तो ये दोनों प्लस प्लस रहेंगे। ये a माइनस बी रहेगा क्या? नहीं, इसीलिए ऑप्शन तो सीधा कट गया। दोनों प्लस प्लस रहेंगे। अब दोनों प्लस प्लस रहेंगे मतलब क्या? माइनस कॉमन निकालना है। ऑप्शन से बना रहे हैं ना हम, दोनों प्लस प्लस है मतलब माइनस बाहर निकालना है। दोनों से माइनस बाहर निकाल दो, अब कुछ नहीं करना है। ऊपर से माइनस बाहर निकालोगे, ये माइनस बाहर निकला, अंदर क्या बचा? ये बचा आपका माइनस बाहर निकला तो प्लस ए, इनटू बचा यहाँ पे माइनस बाहर निकला तो प्लस बी, माइनस बाहर निकला तो यहाँ पे बचा माइनस सी, यहाँ माइनस बाहर निकला तो क्या बचा? प्लस सी। वैसे ही यहाँ से भी माइनस बाहर निकला तो आपका क्या बचेगा? a प्लस बी, और ये दोनों माइनस आपका कट गया। माइनस निकालना समझ आया ना? माइनस यदि केवल एक माइनस निकल रहा है तो वो प्लस बचेगा, और प्लस से माइनस निकल रहा है तो माइनस बचेगा। माइनस से माइनस निकला तो प्लस बचा, माइनस से माइनस निकला तो प्लस बचा, और प्लस से माइनस निकला तो माइनस बचा।
वैसे ही माइनस से माइनस निकला तो प्लस बचा, ठीक है। ए बी माइनस सी इंटू सी, ए बी माइनस सी इंटू सी अपॉन ए प्लस बी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इसको धर के सॉल्व करते रहते हैं ना तो एग्जाम में गलती हो जाती है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए इंटू बी माइनस सी इंटू सी अपॉन ए प्लस बी। अब उसको गुणा कर रहे हो, कॉमन निकाल रहे हो, दुनियादारी कर रहे हो, ऐसा करना ही नहीं। केवल एक माइनस साइन को कॉमन निकाल के काट देना है, अब कुछ नहीं करना। बनेगा? काहे नहीं बनेगा, हम सिखा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है। ये भी एक मैजिकल क्वेश्चन है। एक संख्या को 171 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, एकदम मैजिकल प्रश्न, बहुत आसानी से बनाना है। इसमें हमेशा आखिरी वाले को पकड़ना है। क्या लिखा है? 171 से भाग दिया जाता है तो 40 शेषफल बचता है। तो 19 से भाग दिया जाए तो 40 में 19 का भाग दे देना है। शेषफल कितना बचा? 2। 19 दूनी 38, आपका आंसर आएगा 2। मैजिक मोमेंट ठीक है, ऐसे ही बनता है। ठीक, अब इसको आप सिंपल मेथड से, बेसिक मेथड से यदि बनाएंगे तो लंबा चौड़ा मेथड है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, और हम ऐसे मेथड फॉलो नहीं करेंगे, सीधा मेथड हमारा मेथड है। ठीक है, दूसरा वाला जो नंबर है उसको पकड़ना है। ऐसा क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि इस संख्या किसी संख्या से, क्या लिखा है, वह एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो 40 शेषफल बचता है। तो 19 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? तो 40 ही में 19 का भाग दे देना है, 2 शेषफल बचेगा। आंसर बनेगा। अगला देखते हैं, 2013 की घात 2019 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? बहुत आसान है। प्रश्न है आपका 2013 की घात 2019 का यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यूनिट कैलकुलेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, हमने हमारे वीडियो लेक्चर्स में आपको सिखाया है। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, आखिरी के 2 डिजिट को 4 से भाग देते हैं, जो घात रहती, पावर रहती। 19 में 4 का भाग जाएगा तो शेषफल, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 चौक 16 होता है, शेषफल आपका 3 बचेगा। अर्थात यहाँ 3 की घात कर देंगे 3। यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट को ही बस देखोगे, 3 की घात कर दोगे 3। ये 3 क्या है? ये यूनिट डिजिट। और ये 3 क्या है? 19 में जब हम 4 का भाग दिए तो शेषफल जो बचा वो, तो 3 की घात 3 यानी होता है 27, यानी आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7। इकाई का अंक क्या होगा भैया? 7। बनेगा? बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और मजेदार प्रश्न आता है एग्जाम में, ये व्यापम की परीक्षाओं में खास कर देखने को मिलता है। ये प्रश्न मुझे लिखना पड़ेगा, और ये अगर हम नहीं पढ़े हैं तो ये बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं बनेगा। पर इसको मैं एक बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बताता हूँ, जिससे ये मुश्किल से 15 सेकेंड में आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो 231 की घात 234 प्लस 102 की घात 234 और 213 की घात 123 प्लस 120 की घात 123। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, एकदम देसी लॉजिक से आप बनाएंगे। देखिए आप इनको और इनको पकड़ के जोड़ दीजिए,
2 और 1 3, 0 और 3 3, 2 और 1 3, 3 और 0 0, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 333। यही है कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। बनेगा? अब इसको देख के डर जाएंगे, यार ये तो प्लस है, गुणा भी होता तो कॉमन निकालते, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, इसका उभयनिष्ठ कैसे आएगा? अंदर वाले को जोड़ दो, घटाने का साइन है तो घटा दो, वो कॉमन ही आएगा और वही आपका कॉमन गुणनखंड रहेगा। बनेगा? बनेगा? इसमें कुछ और वैरायटीज़ भी होती है, उसे हम देखेंगे आने वाले समय में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553 एवं 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 शेषफल बचे। ठीक है, कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे आपसे, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, तो आपका दिमाग हमेशा HCF में जाना चाहिए। पहला चीज तो ये सोचना है। दूसरा, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा इनको भाग देने पर, दी गई संख्याओं को, यानी जिससे भाग दे रहे हैं वो आपको निकालना है। तो इस कंडीशन में भी HCF ही निकाला जाता है। तो जिससे भाग दे रहा है बोला जाए या बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए, ये कंडीशन में आप HCF ही निकालते हैं। लेकिन चूंकि यहां शेषफल दे दिया है, क्या शेषफल दे दिया है? 1553 में 3 बचता है और 2175 में 5 बचता है। अगर आप इन दोनों का HCF पकड़ के निकालेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यदि आपको शेषफल दे दिया है अलग अलग, तो शेषफल को पहले घटा दो। तो शेषफल को घटा दो भाई पहले, तो ये हो जाएगा क्या आपका 1550 और ये हो जाएगा क्या 2170। इसका HCF आप निकालेंगे, 1550 और 2170, इसका HCF निकालेंगे। निकालिए, 2 से तो जाएगा ही, या 2 की बनिस्बत आप पहले 5 से दे दो, ज़्यादा आसान रहेगा। 5 से जाएगा आपका 3 बार, 1 बार 0 बार, फिर आपका जाएगा 5 से 5 चौक 20, 5 तिया 15 और फिर 5 चौक 20 आ जाएगा। फिर जाएगा आपका किससे? 2 से, 2 एकम 2 पंचे 2 पंचे, फिर 2 से 2 दूनी 2 एकम 2 सत्ते। अभी किसी से कटेगा क्या? जी हाँ, 31 से, 31 पंचे 155 और 31 सत्ते 217। भाई 3 सत्ते 21, 1 सत्ते 7, 3 पंचे 15, 1 पंचे 5, ऐसे ही काटा जाता है यार। तो इसका HCF आएगा आपका 5 दूनी 10 गुणित 31 यानी 310। तो 310 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें 1553 में यदि इससे भाग दें तो शेषफल 3 आएगा, 2175 में इससे भाग दें तो शेषफल 5 आएगा। ये है आपका आंसर। बनेगा? बनेगा? अब ऐसा क्यों करते हैं, पहले शेषफल को क्यों घटा देते हैं? क्योंकि जो संख्याएं दी गई है वो संख्या है जिसमें भाग देना है। तो जिसमें भाग दिया जाएगा शेषफल उसी से तो बचेगा ना। और शेषफल क्या है? वो एक्स्ट्रा नंबर है, एक्स्ट्रा संख्या है जो भाग देने के बाद भी बच रही। तो वो एक्स्ट्रा वाले को उड़ा दिए, ये भाग जाने वाली संख्या आ गई, वैसे ये भी भाग जाने वाली संख्या आ गई। अब बड़ी से बड़ी संख्या बस निकालना है तो उसके लिए HCF निकाल लेंगे इसका। बनेगा? तो इतने बड़े का HCF कैसे निकलेगा, ऐसे सोच के देख के घबरा नहीं जाना है। अरे शुरू तो करो भाई, किसी ऊंचाई पर पहुंचना है तो उस तक पहुंचने वाली जो सीढ़ी है उसमें पहला स्टेप तो आपको रखना पड़ेगा ना। तो पहला स्टेप रखो और उसके बाद तो अगला स्टेप सेकेंड स्टेप ही है, फिर अगला थर्ड ही है। फाइनली आपका रास्ता तो एक ही जगह जा रहा है, जो है आपकी मंजिल, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर हो, आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। इस पटवारी भर्ती परीक्षा में और भी प्रश्न बचे हुए हैं जिसे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा मैं, मैथ्स, रीजनिंग, सभी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। तब तक बढ़िया आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मेहनत जारी रखें। ये दौर जो अभी आने वाला है वैकेंसीज का, भर्तियों का, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसे मिस ना होने दें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हाँ,
ये एग्ज़ाम मेरा एग्ज़ाम है, उसमें ये पोस्ट है तो मेरी पोस्ट है, अपना 100% देना है, बस बात ख़त्म। किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं होता तो वो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन मन में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि काश मैं उस दिन 1 घंटा और पढ़ लिया होता, काश मैं इस टॉपिक पे ध्यान दे दिया होता। अपना 100% देना है। थैंक यू।